Hello everyone, welcome to DSL classes. Today we are going to discuss about the Viva questions on chromatography. क्रोमेटोग्राफी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट वाइवा क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं एंड 100% पूछे जाते हैं वाइवा में क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कौन से हैं क्वेश्चंस जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये टेक्निक क्या है क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर ही हमारे जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो सेपरेट हो जाते हैं और हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी इस साल लेसन नहीं है हमारा प्यूरिफिकेशन और एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड का, लेकिन आप उसमें देखते हैं कि मेटल्स जो है वो हाईली प्यूरिफाई किए जाते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो ये दो तरह की टेक्निक पर बेस्ड है। ये एक दो एप्लीकेशंस मेन हम इसे केमिस्ट्री में यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। एक तो हम प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं मेटल्स वगैरह का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, या फिर हम डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स को या कलरलेस कंपाउंड को भी आजकल तो उनको भी उनके कंपोनेंट्स को मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज हैं उनके मेथड के बेस पर, बट बेसिक प्रिंसिपल सबका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसी से रिलेट हो जाता है कि भाई क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसमें यह है कि एक फेज, दो फेजेस होती हैं इसमें, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज तो भैया अपनी जगह रहेगी, वो तो उसके ऊपर तो एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें फिनोमिना जो वर्क करता है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन फिनोमिना वर्क करता है, जिसके लिए एक फेज का स्टेशनरी होना जरूरी है। जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वर्कमैन पेपर जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है। चौक पर कर रहे हैं तो चौक होगा, सिलिका जेल पर कर रहे हैं तो सिलिका जेल है वो स्टेशनरी फेज होगा। और एक वो कंपोनेंट जो हम सेपरेट कर रहे हैं, जिसमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है मिक्सचर के एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट मोबाइल होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अभी 12th में तो आप लिक्विड का कर रहे हो, रेड इंक या ब्लू इंक या डिफरेंट कलर्स की इंक का आप कर रहे हो, तो वो मोबाइल फेज होगा या मूविंग फेज होगी। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं, एक तो मोबाइल फेज होनी चाहिए, इसमें मूविंग फेज होनी चाहिए, और एक होना चाहिए इसमें स्टेशनरी फेज का होना जरूरी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी में हम जनरली कौन से टाइप के सॉल्वेंट जो है वो लेते हैं, ये आप बताइए। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि आपने बेटा पेपर को किसके अंदर डिप किया था, वो सॉल्वेंट क्या है और हम उसे क्यों ले रहे हैं। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे आपके इसमें अभी 50% अल्कोहल में आपने डिप किया होगा क्रोमेटोग्राम को, तो सॉल्वेंट हमने अल्कोहल क्यों लिया, 50% अल्कोहल क्यों लिया। ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जिसमें कि वो दोनों जो कलर्स हैं वो उनका सॉल्युबिलिटी अलग हो, उनकी विस्कोसिटी अलग अलग हो उनमें जाने के बाद, और वो अलग अलग डिस्टेंस पर जाकर जो है वो एब्जॉर्ब हो। तो ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए दोनों कंपोनेंट के लिए, या तीन कंपोनेंट्स जो भी इसमें मिक्स हैं उनका रेट ऑफ फ्लो सॉल्वेंट में आने के बाद डिफरेंट हो जाए, इसलिए हमें ऐसे सॉल्वेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमने लिया 50% अल्कोहल। अब कौन सी टेक्निक है, कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलावा और हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी सबसे ज्यादा एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा इवॉल्व है क्रोमेटोग्राफी का, तो दैट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जो क्रोमेटोग्राफी आप बना रहे हो बेटा, उसमें कौन सी स्टेशनरी फेज है और कौन सी मोबाइल फेज है, ये बताइए आप, है ना। तो वो पूछ सकते हैं ये बात कि आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी तो की, इसमें क्या मूविंग है और क्या मोबाइल है। तो आप क्या कहोगे, वॉट्समैन पेपर जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज है, और जो हमने इंक लिए वो हमारा कैसा है, दैट इज द मोबाइल फेज। और उसके लिए हम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं
जिससे वो और मोबाइल होकर अलग अलग पोर्शन में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, वो सॉल्वेंट हमने लिया है 50% अल्कोहल, जिसमें वो दोनों चीजें अलग अलग रेट से एब्जॉर्ब होंगी, मोबाइल होंगी और हमें सेपरेट जोन में मिल जाएंगी। तो यू कैन से मोबाइल फेज हमारी क्या है, बेसिकली वो सॉल्वेंट है जो उन्हें और इनको अलग अलग जगह ले जाकर उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये है क्रोमेटोग्राफी के दो कंपोनेंट्स मेन। हाउ डज द लिक्विड राइज थ्रू द फिल्टर पेपर? वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि भाई फिल्टर पेपर पर तुम्हारा ये लिक्विड ऊपर कैसे जा रहा है? तो कोई कह देता है एब्जॉर्प्शन से जा रहा है, कोई कह देता है सक करता है पेपर। आपको ये नहीं कहना, आपको कहना है उसके हर एक पेपर के अंदर कैपिलरी एक्शन जो है वो वर्क कर रहा होता है। वो कैपिलरी एक्शन ही ऐसा एक फोर्स है जो कि लिक्विड को ऊपर तक ले जाता है। यही आपका कैपिलरी एक्शन रूट्स भी कॉज करते हैं, स्टेम भी कॉज करता है, तभी पानी ऊपर चढ़ जाता है, लीव्स तक चला जाता है। तो एक प्लांट के अंदर भी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है जो कि वर्क करता है। सिमिलर टू दैट फिल्टर पेपर या कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका कॉलम वो सेम वर्क करते हैं, कैपिलरी एक्शन से ही लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्या पर्पज है क्रोमेटोग्राफी करने का, उससे हम कैलकुलेट क्या करते हैं? हम उससे कैलकुलेट करते हैं आरएफ वैल्यू। तो वो पूछ सकते हैं आरएफ किसे कहते हैं, भाई आरएफ क्या होता है ये? तो आरएफ की फुल फॉर्म आप याद करेंगे, रिटेंशन फैक्टर। आरएफ को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करते हुए ध्यान रखना है कि ऊपर रखना है डिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूट, जो चाहे वो ब्लू है चाहे रेड है, वो कितनी डिस्टेंस ऊपर चढ़ के गई है, वो हम ओरिजिनल पॉइंट से उसे कैलकुलेट कर लेंगे स्केल से और उसे रखेंगे ऊपर एंड डिवाइड करेंगे उसे, जितनी डिस्टेंस एक सॉल्वेंट चढ़ा है उस पेपर में या उस कॉलम में, उसको डिवाइड कर देंगे हम नीचे रख के, और इनका रेशियो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आरएफ वैल्यू का। ऑन व्हाट फैक्टर डज द आरएफ वैल्यू ऑफ कंपाउंड डिपेंड? किसी भी चीज की आरएफ वैल्यू, जो क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके फैक्टर्स क्या हैं, वो किस पर डिपेंड करती है? तो एक तो वो नेचर, ब्लूइंग है कि रेड है या ब्लैक है, उनकी नेचर पर डिपेंड करेगी जो कंपाउंड है। सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी आपका सॉल्वेंट कैसा है, और तीसरा रूम टेम्परेचर कैसा है। इन चीजों पर आरएफ वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का यूज क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को? तो मेन हम इसे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम बायोकेमिकल इस प्रोसेस में इन्हें यूज किया जाता है। लैब का यूज नहीं बताना कि लैब में रेड इंक और ब्लू इंक को सेपरेट किया जाता है, वो यूज नहीं है इसका। वो तो हम एक एनालिसिस करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। आप उसका लैब के अलावा जो इंडस्ट्री में उसका यूज है बायो क्रोमेटोग्राफी का, वो हम यूज बताएंगे। तो उसका मेन यूज कहाँ पर होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस में कहाँ यूज होता है, जितने भी बायो मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह, उनको सेपरेट करने के लिए, उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है इस टेक्निक को। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक किसने डिस्कवर की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो रशियन बोटानिस्ट हैं एम स्वेट, 1906 में इस टेक्निक को वो लेके आए थे और उन्होंने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एंड देन लास्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्रोमेटोग्राफी की दूसरी टेक्निक से ज्यादा क्या एडवांटेज है? क्योंकि पता है आपको, हम ये जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड टेक्निक है प्यूरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए। इससे अच्छी टेक्निक अभी नहीं आई है क्रोमेटोग्राफी से। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि वो पूछे कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी मानी जाती है प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करने के लिए, तो वो है क्रोमेटोग्राफी। तो इससे ही जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि भाई और दूसरी टेक्निक से इसमें ऐसी क्या खास बात है जो क्रोमेटोग्राफी को नंबर 1 माना जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए? तो क्यों मानते हैं इसे अच्छा? क्योंकि इट कैन बी यूज फॉर अ मिक्सचर कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट्स हो उस मिक्सचर में, इट डज नॉट अफेक्ट
कि भाई आप क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो या डिस्टिलेशन, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि इतने कंपोनेंट हो तो हमें डिस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा, और यदि बॉइलिंग पॉइंट रेंज ज्यादा हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्रोमेटोग्राफी की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कंपोनेंट्स हो दे कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। एंड इसमें छोटा अमाउंट हो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए या बल्क में हो, आप दोनों ही कंडीशन में इस क्रोमेटोग्राफी को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। कम से कम भी क्वांटिटी इसमें सेपरेट की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी इसमें सेपरेट की जा सकती है। इसलिए ये दो चीजें हैं जो क्रोमेटोग्राफी को नंबर 1 बनाती हैं टेक्निक वाइज। ठीक है, तो ये है हमारे क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाइवा वाइज क्वेश्चंस। चलिए अब थोड़ी सी बात कर ली जाए अनअकैडमी के कुछ अच्छे प्रोग्राम के बारे में। हर हफ्ते हर हफ्ते ही सीबीएसई के जितने भी फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं या हो स्टार्ट हो चुके हैं लगभग, कई कई स्कूल में तो प्री बोर्ड वगैरह थर्ड भी लिया जा रहा है 12th में 10th में। तो 6 से 12 तक के किसी भी क्लास की कोई भी यदि आपको रिवीजन का अच्छा पार्ट देखना है तो अनअकैडमी पर आप देख सकते हो। तो अगेन अनअकैडमी जो है वो 6 to 12 के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बैक्ट प्रोग्राम लेके आए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 6 क्लास के लिए है, स्पेशली जो अभी होने वाला है वो 6 क्लास के लिए होने वाला है। आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हैं, 12th क्लास में हम तो, वो इसलिए कि आपके घर में कोई ना कोई 6 का 5th का बच्चा भी होगा या छोटा भाई बहन हो, अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदार में हो, क्लास में, स्कूल में हो, जिसको जानते हो आप, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो कि इस संडे को परसों 7 फेब को ही 12 बजे ये कॉम्बैट प्रोग्राम होगा, जिसमें वो क्या कर सकते हैं। ये है क्या अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम, इसमें लाइव कॉन्टेस्ट है, ये हजारों बच्चे इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक साथ एक जगह। ये एक तरह का वी कैन से क्विज प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चे को अपना स्कोर बोर्ड भी नजर आता रहेगा, लीडर बोर्ड पर उसका नाम भी आता रहेगा कि यदि वो बहुत जल्दी आंसर सही देता है, सही आंसर के तो मार्क्स है ही, लेकिन यदि जल्दी आंसर देता है तो उसके करेक्ट आंसर के लिए भी उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उसका नाम लीडर बोर्ड पर भी आएगा। रियल टाइम जो जहाँ पर हर क्वेश्चन का यदि वो मतलब जो उसका क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का जो टाइम है वो रियल टाइम भी वहाँ लीडर बोर्ड पर दिखाई देगा, एंड देन आप अपना राइट आंसर भी वहां पर देख के चेक कर सकते हो। यदि बाई चांस गलत हो गया तो राइट आंसर से आपको वो नॉलेज भी गेन होगी कि आपका आंसर सही आना चाहिए था। अभी जो होने वाला है लाइव फर्स्ट एडिशन वो 6 क्लास का वो 7 फरवरी को होने वाला है, परसों संडे को ही। तो जरूर आप जो भी कोई क्लास 6 में हो उनको आप शेयर करिए उनके साथ, ये मौका छूटना नहीं चाहिए उनके हाथ से। इसमें वो प्राइज भी जीत सकते हैं साथ साथ। एंड कोर्स के लिए या मैं पेपर की बात करूं तो फर्स्ट जो कॉम्बैट होने वाला है वो मैथ्स और साइंस का होने वाला है सबसे पहले, जो कि वहाँ के टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस जो है वो ना तो पिछले किसी पेपर से रिलेटेड होंगे, ना एनसीईआरटी से या रेफरेंस बुक से रिलेटेड नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 2 दिन रह गए हैं बस, कल सैटरडे है और परसों ये संडे को 12 बजे होने वाला है। जरूर आप जिनको भी बता सके जल्दी बताइए। 6 क्लास के लिए सबसे पहले होगा ये 7 फरवरी को 12 बजे। कैसे करना है, उन्हें ये डाउनलोड करनी है आप सबसे पहले अनअकैडमी की, और लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहां से ज्वाइन करके अपने आप को एनरोल करना है, गोल सेलेक्ट करना है इसका, और फिर यदि आप फर्स्ट टाइम वहां पर एंटर कर रहे हो तो इनवाइट कोड डालना पड़ेगा डीएसएल क्लासेस, जिससे आपकी वहां पर आप जो है अनलॉक हो जाएंगे और आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वहां पर, और जिसको भी बताएं उसको भी ये बता दीजिएगा कि डीएसएल क्लासेस का ही कोड डालने से आप कोई भी स्पेशल क्लास देख सकते हो वहां पर, रिवीजन मैराथन ज्वाइन कर सकते हो, या कोई भी जैसे अभी मैंने ये बताया कि आपका ये
6 क्लास का एक कॉम्बैट प्रोग्राम होने वाला है एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ये भी आप तभी अटेंड कर पाओगे जब आप वहाँ अनलॉक कर पाओगे अपने आप को बाय विद द हेल्प ऑफ डीएसएल क्लासेस कोड। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलना किसी भी 6 क्लास के बच्चे से, उसको बताना मत भूलना क्योंकि प्राइजेस भी हैं इसके बहुत सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अच्छे पॉइंट के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।